आज का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से पहचानते हैं। इसका एक गहरा, लंबा और बड़ा ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है भारत की आज़ादी का। आज़ाद हर कोई रहना चाहता है। बंधन, गुलामिता, पिंजरे में रहना, चार दीवारी में रहना, जेल में रहना किसी को भी प्रिय नहीं होता है। एक सामान्य सा पक्षी, जानवर भी मुक्त रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है और किसी के दबाव में, किसी के शासन में वो रहना नहीं चाहता। वो स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता सबको प्रिय है। सवाल है कि हमारे ऊपर स्वतंत्रता कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई? इसका एक मिला जुला सा इतिहास है। हमारे देश में हजारों साल का इतिहास, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा। देश में एक समय था कि राजपूत राजाओं और मुगल राजाओं का शासन था। मुगल अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे। राजपूत राजा पूरे देश में अपने अपने तरीके से शासन कर रहे थे। शासन सत्ता के विस्तार के लिए उनमें भी आपस का संघर्ष चलता था, लड़ाइयाँ चलती थी, झगड़े चलते थे और एक दूसरे के शासन पर कब्जा करने की नीयत से सारे काम चलते थे। इसी बीच में लगभग 200 साल पहले हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है, जो ब्रिटेन की कंपनी थी और व्यापार करने के लिए भारत में उन्होंने कोलकाता, केरला, तमिलनाडु, बंबई, इधर समुद्री किनारों से भारत में धीरे धीरे प्रवेश किया। व्यापार आज भी होते हैं, व्यापार तब भी होते थे। आज यहाँ की कंपनियां विदेशों की चलती हुई कंपनियों को भी खरीद लेती हैं और कंपनियां जाके बना भी लेती हैं। बाहर की कंपनियां भारत में आकर के कंपनियां लगाती भी हैं और कंपनियों खरीदती भी हैं। ये आज भी चलता है, तब भी चलता था। बस व्यापार के तरीके बदलते रहते हैं समय काल के अनुसार। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज लोग भारत में आए। कुछ सामान यहाँ का खरीद के बाहर बेचते, कुछ बाहर का यहाँ बेचते। धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव जमाने शुरू करे। शायद भारत के लोगों की भी जरूरत रही होगी, लेकिन आने वाला खाली व्यापार करे वहां तक तो बात समझ में आती है और वह व्यापार के माध्यम से वहां कब्जा करना ही शुरू कर दे, वहां की राजनीति को प्रभावित करने लगे, वहां के शासन तंत्र को प्रभावित करने लगे, कब्जे करने लगे और लोगों पर डंडा चलाने लगे, वो गुलामीता हो जाती है, पराधीनता हो जाती है। अंग्रेजों ने कुछ ऐसा ही प्रयास किया। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने बाहर से अपनी सैनिकों को बुलाना और अपनी सेना बनाना, जिसमें भारत के वो लोग जो आर्थिक कारणों से गरीबी की चक्की में पिस रहे थे, उन्होंने देखा कि वे अंग्रेजों की सेना में शामिल होंगे, राशन देंगे, तनख्वाह देंगे, साधन देंगे। ठीक है, हमें तो काम करना है, जैसे मर्जी करवाओ। कुछ लोग उधर झुकने लग गए। उनकी अपनी आर्थिक मजबूरियां थी। परिणाम यह है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे शासन अपना जमाना प्रारंभ करा। एक नीति उन्होंने भारत में और लागू करी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, शासन करो। इस राजा को इस राजा से लड़ा दो, इसे कमजोर कर दो, राजपूत को मुसलमान से, मुसलमान शासक को राजपूत से लड़ा दो। ये सब भी चलने लगा और धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे कब्जा प्रारंभ करा। पहले यहाँ कर लिया, फिर वहाँ कर लिया, फिर वहाँ कर लिया। उसके लिए खून बहाना है तो खून बहाओ, जो करना है सो करो। जब देश में अधिकांश रियासतों पर उन्होंने कब्जे कर लिए, कर रहे थे, करने की तैयारियां चल रही थी, इसी दौरान 1857 का समय नजदीक आता है। इधर महाराष्ट्र से एक बालिका जो बचपन से बड़ी तीखी, तेज तर्रार, होशियार थी, प्रतिभावान थी, संघर्षशील थी, लक्ष्मीबाई, उसका विवाह मध्य प्रदेश में ग्वालियर में होता है
और ग्वालियर में इस प्रकार से आज जो सिंधिया परिवार है इसी का वहाँ पे शासन था। तो उस परिवार में आती है, राजा महाराजाओं के नाम गाम सब बदलते रहते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया तो लक्ष्मीबाई ने अपने हाथ में कमान संभाली। घुड़सवारी, तलवारबाजी, महिलाओं को संघर्ष के लिए तैयार करना, ऐसा उसको पता था और संघर्षशील थी। अंग्रेजों की गुलामी तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमारे शासन पर, हमारी गद्दी पर कोई दूसरा कैसे कब्जा कर लेगा। तो उसने ग्वालियर उसके आसपास के माहौल में एक क्रांति की चिंगारी फूंकी। उन्हीं दिनों अवध, जिसे हम आज अयोध्या कह देते हैं, लखनऊ कह देते हैं, इसे अवध कहा करते थे। अवध में मुगल मुस्लिम शासकों का राजपाट था और इधर मेरठ में अंग्रेजों की सेना के अंदर मंगल पांडे जैसे नौकरी कर रहे थे। अब मंगल पांडे को जब ये धार्मिक वृत्ति का आदमी था, ब्राह्मण था, और ठीक है अंग्रेजों की नौकरी करनी, 4 पैसे लेने, लेकिन अपना धर्म पालते थे। उससे जब किसी ने सूचना दी कि जो नए कारतूस आए हैं उन्हें आप मुंह से छीलते हैं, उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है। अब गाय उन ब्राह्मणों के लिए पूजनीय, आदरणीय, सम्मान्य थी, उसकी चर्बी, और खोलते समय चर्बी का कुछ अंश हमारी जीभ को, हमारे लिप्स को, होठ को लगे, ये उनको बर्दाश्त नहीं। जब ये बात कन्फर्म हो गई, पता कर लिया कि ये समाचार सही है, तो मंगल पांडे जैसे व्यक्ति ने मेरठ छावनी में वहां पर विद्रोह कर दिया। इधर अवध के अंदर मुगल शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ वो विद्रोह किया। इधर जो है महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य वीर योद्धाओं के द्वारा 1857 का गदर हुआ। और आजकल फोन है, मोबाइल है, सूचना के फास्ट माध्यम है। उस जमाने में भी पत्र और दूत भेज करके, समाचार भेज के सबको एक साथ जागने की प्रेरणा दी गई। जागे भी, क्रांति भी हुई, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बंदूकों, ताकतों के द्वारा 1857 की क्रांति कहो, गदर कहो, उसको कुचल दिया। 1857 के गदर को लेकर के हिंदी साहित्यकारों ने अच्छे अच्छे सुंदर उपन्यास लिखे हैं। गदर के फूल नाम की किताब है जो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखी, उसमें वही सारा परिप्रेक्ष्य दे रखा है। और भी इंग्लिश के उपन्यासकारों ने बहुत कुछ लिखा, हिंदी वालों ने लिखा, बाद में फिल्में बनी, सीरियल बने, बहुत कुछ काम हुए। तो 1857 का गदर दबा तो दिया, लेकिन जैसे कुछ बीमारियों को अंग्रेजी दवाई के द्वारा दबा देते हैं, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होती, ऐसे ही उस कुचलने का परिणाम ये निकला, हजारों लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा, वो लावा उनमें खदबदाने लगा। और देखते देखते 1857 के बाद का समय धीरे धीरे संघर्ष चलता रहा। कहीं शांति, कहीं अशांति, कहीं कुछ, किसी को फांसी पे चढ़ा देना, किसी को शूट आउट कर देना, महिलाओं पर, बच्चों पर, पुरुषों पर, सब पर अत्याचार उनके चलते रहे। ये 1857 के बाद के उस शताब्दी के बचे हुए साल ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे करते समय बीत गया। फिर आई 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी जो है, 1900 का जब वक्त आया, हमारे आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म ही सन 1900 का है। और 1900 आते आते देश में कुछ और चीजें नई होने लगी। इधर कांग्रेस नाम का एक संगठन संगठित होने लगा, उसकी स्थापना हो गई, कांग्रेस बन गई, कांग्रेस चलने लगी। इधर दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी गए, गांधी जी वहां काले गोरों का संघर्ष देख करके आए और गांधी ने कई साल उन काले गोरों के बीच में संघर्ष किया। संघर्ष करके बहुत सारी नॉलेज, समझ का वहां विकास करने के बाद गांधी जी भारत लौट के आते हैं। तो गांधी जी को मालूम पड़ा कि कांग्रेस का एक अधिवेशन कोलकाता में हो रहा है
तो गांधी जी को सूचना मिली, उन्होंने विचार करा, भाई यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं, ठीक है कांग्रेस अभी वर्तमान में बड़ा संगठन है और उसका सम्मेलन है, चलो चलते हैं। गांधी जी बंबई से कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता में जितने कांग्रेस को जमाने के बड़े लीडर थे, कोई गांधी जी को विशेष जानता नहीं। गांधी जी भी थोड़े से जवान से ही थे, तो गांधी जी ने वहां सम्मेलन में गए। सम्मेलन में सुनने बोलने का काम तो उनका था ही नहीं। गांधी जी ने जाके एक ड्यूटी संभाली। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, कोई बाथरूम यहाँ कर रहा है, कोई टॉयलेट वहां कर रहा है, गंदगी मचा रखी है, बड़ा बुरा हाल है। और कुछ कांग्रेस के लीडरों ने गांधी जी की ड्यूटी क्या लगाई कि ठीक है, पढ़ा लिखा युवक हमें मिल गया क्लर्क के तौर पर, तो ऐसा करो तुम हमारे पत्र पढ़ा करो, पत्रों के जवाब लिखा करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। पत्रों के जवाब लिखना। और गांधी जी ने एक झाड़ू, एक बाल्टी ली और पानी का साधन जैसा भी था, टॉयलेट की सफाई का काम चालू करा कि लोग गंद मचा रहे हैं, बीमारी फैलेगी, टॉयलेट साफ करो। अब जब गांधी जी टॉयलेट साफ करने लगे तो औरों का ध्यान आकर्षित हुआ और कुछ लोग मजाक बनाने लगे, ये कार्यकर्ता बढ़िया मिला भाई, टॉयलेट साफ करता है, कैसा कार्य करता है। गांधी जी अपने मिशन पर, अपने काम पर शांति से लगे रहे, काम करते रहे और धीरे धीरे वो कांग्रेस के अन्य लीडरों से उनका परिचय होने लगा। कुछ उस जमाने के अनुभवी कांग्रेस के लीडरों ने गांधी से कहा, तुम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना चाहते हो, भारत को आजाद करवाने के लिए कुछ करना चाहते हो, सबसे पहला तुम काम करो, घूम घूम करके भारत को जानो, भारत को देखो, समस्याओं को नजदीक से पहचानो और लोगों के मनों की बात को समझो, सिस्टम को समझो, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, क्या पीड़ा है लोगों को, इसको समझो। गांधी जी ने कुछ पदयात्रा, कुछ गाड़ियों की यात्रा मिली-जुली प्रारंभ करी, भारत भर में घूमना प्रारंभ करा। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में गांधी जी ने सबसे बड़ा एक आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में शुरू करा। नील की खेती वहां पर होती थी और नील पैदा करने वाले किसानों को अंग्रेज लोग मारते पीटते थे और फसल की रकम भी कोई ढंग की नहीं देते थे। बड़ा भारी शोषण था, बेरहमी से मारना पीटना, बड़े काम करते, जबरदस्ती काम भी करवाया करते थे। तो गांधी जी ने वहां उनके पूरे जिले के गांव में घूम घूम के लोगों के हालात के बारे में पता किया और गांधी जी ने उन लोगों को जगाया, संगठित होने के लिए बात करी और एक नील आंदोलन चला। हालांकि मैंने इसके बारे में मोटा मोटा तो पढ़ा था, लेकिन अभी कोई 1.5 साल पहले मैंने किताब पढ़ी नील आंदोलन के नाम पर, और मैं कह सकता हूं किताब बड़ी प्रामाणिक थी, प्रमाण के आधार पर लिखी किताब थी और ब्यौरेवार लिखी हुई किताब थी। तो मैंने सारी किताब को पढ़ा तो मालूम पड़ा कि यह आंदोलन क्या था, गांधी जी की उसमें क्या भूमिका थी। उन्होंने लेख लिखना, लोगों को संगठित करना, और वहां सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने छोटे रूप में किया उस जिले में असहयोग आंदोलन का, कि आप अंग्रेजों की नौकरी मत करो, विद्रोह करो और इन्हें कॉपरेट मत करो, और सही रेट के लिए डिमांड चालू करी। और अंग्रेज लोग गांधी जी को बार बार गिरफ्तार करते हैं, छोड़ते हैं कि ये कहां से आया जो सबको उत्तेजित कर रहा है। और नील आंदोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि किसान संगठित हो गए और संगठित होने के लिए मजबूर होकर अंग्रेजों को कुछ रेट बढ़ाने लगे, लेकिन जुल्म अभी भी खत्म नहीं हुए थे। अब गांधी जी ने पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और दक्षिण सब तरफ दिशाओं में खूब घूमने का काम चालू रखा। और गांधी जी का तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि एक बड़े रोल मॉडल के रूप में थे, संगठन को खड़ा करने वाले थे, लोग उनकी बात को सुनने लगे थे। लेकिन सैकड़ों क्रांतिकारी गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे और उसमें बहुत सारे थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के क्रांतिकारी, पंजाब के क्रांतिकारी, और कई प्रकार से लोगों ने अपने अपने तरीके से बलिदान दिए, बहुत तरह का काम किया, बहुत संघर्ष किए, ये सब चीजें चलती रही। फिर गांधी जी ने कुछ नए नए प्रयोग करे।
कि अंग्रेजों पर प्रेशर बनाओ, और जब तक प्रेशर नहीं बनेगा बात नहीं बनेगी। एक गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन रहा असहयोग आंदोलन, जो पूरे भारत में रहा, और उसमें लोगों पर दबाव नहीं था, प्रेरणा थी कि आप अंग्रेजों की नौकरी मत करो, किसी भी दफ्तर में काम करते को और मजदूरी कर लो, खेती कर लो, छोटे मोटे काम कर लो, लेकिन इनकी गुलामी तो इनकी नौकरी नहीं करनी। जब इनको स्टाफ नहीं मिलेगा तो लड़खड़ाएंगे, सारी चीजें गड़बड़ाएंगी, तो इनको असहयोग करो। और असहयोग में एक चीज और होती है, जैसे टैक्स नहीं देना, रेवेन्यू से इनकार कर देना, विद्रोह करना। तो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी का काफी हद तक प्रभावशाली रहा। गांधी जी ने एक नया प्रयोग और करा उन्हीं सालों में, सत्याग्रह। सच के लिए हमारा विशेष आग्रह है, हम अनशन करेंगे, भूखे रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, और हम सत्याग्रह करके अपनी बात को मनवाएंगे। एक चीज है, कुछ लोग सत्याग्रह के मामले में थोड़ा सा कहते हैं सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होता। आप किसी भी प्रधानमंत्री की कोठी पर 5,000 लोग जाए, कोई नहीं सुनेगा। 5 लाख जाइए, किसी की हिम्मत नहीं आप पे गोली चला दें। जब जन आंदोलन बनता है और जब सत्याग्रह के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे अच्छे तानाशाह भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आम जनता जाग गई है, आम जनता को अब दबाना बड़ा कठिन काम है, यहां विद्रोह, वहां विद्रोह, वहां विद्रोह, किस किस को हम रोक पाएंगे। तो सत्याग्रह ने अपना काम किया। एक आंदोलन और चलाया गांधी जी ने कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का मतलब है जो ब्रिटेन से बन के चीज आ रही थी उनका बहिष्कार करो, लोकल चीज को स्वीकार करो। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन काल में कोशिश की है, और 100% आज के युग में नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज हमारे देश में हम पहले कोशिश करें कि उस चीज का हम प्रयोग करें। तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने का काम है। लोगों ने कपड़े जलाए, साधन नष्ट किए, बहुत सारे काम किए। एक वर्णन मैंने पढ़ा था आज से कोई 30-35 साल पहले, गांधी मार्ग नाम की पत्रिका में चांदनी चौक क्षेत्र में जैनों और बहुत सारे अजैन परिवारों ने काम किया। तो जो जैन ओसवाल परिवार की महिलाएं और पुरुष थे, वो चांदनी चौक में जो घंटाघर होता था, अब तो नहीं है, टाउन हॉल के सामने, उस चौराहे पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के अंतर्गत उनको जला के नष्ट किया। तो अंग्रेजों ने वहां बहुत सारे लोगों को, जिसमें हमारे जैन समाज के भी लोग थे, महिलाएं भी थी, उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, और जो थोड़ी बहुत जो सजा उसके अंतर्गत आती होगी दी होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम करे। आप बतलाइए कि किसी खास कंपनी के प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पे बहिष्कार कर, उसके तो दुकान बंद हो ही जानी है। उसका सामान कौन खरीद रहा है? कोई भी नहीं खरीद रहा, और आते किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की चर्चा करी। लोगों ने कहा जब कपड़ा उनका नहीं पहने फिर हम क्या पहनेंगे? तो गांधी जी ने देश की कपास, देश का सूत, देश का कपड़ा यानी खद्दर, इनके प्रयोग पर जोर दिया, और लोगों ने चरखे काटने शुरू करे। महिलाओं ने काटे, जवानों ने काटे, बूढ़ों ने काटे, नेताओं ने काटे, और लार्ज स्केल पर सूत का उत्पादन प्रारंभ हुआ। खद्दर बनने लगी, मोटी खद्दरों से लोग तन ढकने लगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगा। आज तो एक नियम है, किसी देश को डाउन करना है, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था को आप कमजोर कर दीजिए, कैसे भी करिए, और किसी की इकोनॉमिक व्यवस्था मजबूत है तो जल्दी से हार मानने वाला नहीं है। तो आर्थिक ताकत बहुत बड़ी चीज है। तो उन्होंने खादी के द्वारा, चरखे के द्वारा जो है एक नवीन आर्थिक क्रांति का, स्वावलंबन का काम किया। कल मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, किसी ने लिखा, लोग कहते चरखे से गांधी मिली। मैं कहता हूं मिली, हम ये नहीं कहते 100% मिली, लेकिन भूमिका तो थी। ये जो एकांतवाद की भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो दो वर्गों को, दो विचारधाराओं को लड़ाने का काम करते हैं।
मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की आजादी के अंदर सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं थी। तो इस प्रकार गांधी जी ने चरखे के माध्यम से खद्दर बनवा के काम किया, नमक आंदोलन किया कि अंग्रेजों ने जो नमक पर टैक्स लगाया है, टैक्स को हटवाना है। तो उन्होंने स्वयं नमक बनाने का अभियान चालू करा कि हम खुद नमक बनाएंगे और नमक बना के अंग्रेजों के नमक पर टैक्सेस को हटाएंगे। दांडी यात्रा का काम उन्होंने किया। दांडी यात्रा क्या थी? लोगों में जन चेतना जगाने का काम था। तो बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट चलते रहे, अंग्रेजों के सांस हांफने लगे और रही सही कसर सन 1940 के आसपास जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें कई देश उलझे। हमारे देश के हजारों लोगों को अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाकर के, उन्होंने जर्मन के साथ युद्ध में अपने आप को झोंक दिया। हमारे लोग बहुत सारे मारे गए। जो मारे गए उनके नाम इंडिया गेट पर आज भी लगे हुए हैं, नाम है, क्या करें। लेकिन उस समय जो हालात थे, अंग्रेजों के साथ जाना मजबूरी थी और वो लोग गए, अपना अपना बलिदान दिया। ये सारी घटनाएं जो हैं चलती रही सीक्वेंस के अंदर। लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें अंग्रेजों की कमर टूटी, वो अपने ही देश में कमजोर पड़ गए, क्योंकि एक युद्ध में कोई भी देश नीचे जाता है और उसे दोबारा से अपनी चीज को वापस लाने में बड़ा वक्त लगता है। तो अंग्रेज लोग कुछ वैसे कमजोर हो गए। कुछ ब्रिटेन में दो तरह के लोग थे। एक वो थे जो ये मानते थे दिल से, हाँ यार हमारे देश के लोग भारत में जाते हैं, शासन करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, अच्छा तो नहीं है। वहां उस प्रकार के अंग्रेजों ने आवाज उठानी शुरू करी। इधर जो है वो कमजोर हो जाने की वजह से, इधर भारत में जब ये नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ तो उस समय अंग्रेजों को लगा कि अब ये भारतीय लोग संकल्पबद्ध हो गए हैं, अब हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटने की तैयारी करनी प्रारंभ करी और प्लान बनाया कि कैसे भारत को छोड़ना है। बड़े चालाक थे, बड़े कूटनीतिज्ञ थे और डिवाइड एंड रूल की नीति में जहां उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को आपस में लड़वाया था और कब्जे किए थे, वहां उन्होंने भारत की आजादी से लगभग 15-20 साल पहले एक खेल और शुरू कर दिया था, और वो खेल था भारत में हिंदू मुसलमानों को लड़वाना। और इसमें वो काफी हद तक सफल रहे। एक काम और किया, अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों को लड़वाने का भी काम किया। और अंग्रेजों की उस काम का अनुकरण आज भी हमारे राजनेता कर रहे हैं, और परिणाम यह है कि इस प्रकार की अशांति आज भी पैदा होती है। तो परिणाम यह है कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की भूमिका बहुत पहले तैयार कर ली, और आजादी से कुछ साल पहले एक आवाज उठने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगे कि हमारे को एक अलग देश चाहिए और हम इनके साथ नहीं रहेंगे। इधर हिंदुओं की तरफ से सावरकर ने कहा कि हमारे को भी एक हिंदू राष्ट्र चाहिए और हमारे को इनके साथ नहीं रहना। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे बीज बोए, डिमांड को मान करके परिणाम कि देश को दो हिस्सों में बांटा। उसका परिणाम जो भी है आपके सामने, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये अच्छा नहीं किया। और जैसी हालात थे, कितने लोग मारे गए विभाजन के दौरान, कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग घर बार छोड़ छोड़ के भागे, ये सारे हालात फिल्मों में, उपन्यासों में, सीरियलों में खूब आप पढ़ते, सुनते, जानते, देखते हैं। अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में विभाजन का अधिकार था, वो यही चाहते थे और वो अपनी ओर से ऐसा ही करके गए। देश बट गया, सारे काम हुए। लेकिन इसका एक पक्ष और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम एक जैन समाज से जुड़े हुए लोग हैं और हमें बड़े गर्व के साथ इस बात को कहना चाहिए। भारत की आज़ादी के आंदोलन में जैनों का भी अपना अहम रोल रहा है।
दो मोटे मोटे ग्रंथ छपे थे खतौली से, जो मुजफ्फरनगर के पास है, खतौली। डॉक्टर ज्योति जैन और उनके हस्बैंड का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दोनों पति पत्नी पूरे भारत सरकार के रिकॉर्ड खंगाल करके, इतिहास की पुस्तकों से खंगाल करके दो ग्रंथ बनाए, जिसमें जैन स्वतंत्रता सेनानियों का वृहद इतिहास है। लोग ऐसी चीज पढ़ते नहीं है, हमारे लोग तो खास तौर पर नहीं पढ़ते। इतिहास से तो आपको बड़ी एलर्जी है, आप जैन इतिहास ही नहीं पढ़ते तो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह क्या पढ़ेंगे, आपका रुचि नहीं है। खैर, होनी चाहिए। जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कहने का प्रक कि बहुत कुछ संघर्ष जैनों ने भी किया। झांसी के सेठ हुकमचंद जैन का इतिहास और उसके कुछ अंश वक्त वक्त पर व्हाट्सएप पर अब लोग डालने में, पहले कौन जानता था, व्हाट्सएप पर आने लग गया है कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ाया। ये सारी बातें हैं। आप कभी ग्वालियर जाएं और ग्वालियर के सराफा बाजार में जाएं तो वहां एक नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के नीचे छोटा सा स्टैच्यू लगा हुआ एक जैन का, जो बाठिया थे और सिंधिया परिवार के राजघराने के वो जो थे कैशियर थे, खजाना संभालते थे। तो 1857 के गदर के आसपास जब वो कोषाध्यक्ष थे तो उस समय आजादी के आंदोलनकारी अपना काम कर रहे थे, कहीं फाइनेंस की दिक्कत थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। तो बाठिया जी ने अपनी जान बाजी पर लगा के उन क्रांतिकारियों से कहा कि मैं एक ढंग का प्लान करूंगा और मैं साइड हो जाऊंगा और तुम जाना और खजाना लूट लेना। खजाने को जानबूझ करके लुटवाया। उसका परिणाम उनको मालूम था कि मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे, और बाठिया जो कि जैन थे उनको फांसी पर चढ़ाया गया उसी नीम के पेड़ के नीचे। जो नीम का पेड़ एक बार ढह गया, दोबारा से उसको लगाया गया, वहीं पर उनका छोटा सा स्टैच्यू है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया। 1942 यानी देश आजाद होने से 5 साल पहले जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर एक भैया लाल जैन थे। भैया लाल जैन बड़े क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों के खिलाफ पूरा संघर्ष करते थे। वह अंग्रेजों की गिरफ्त में आते हैं। 9 दिन तक उनको इतना पीड़ित किया कि अंततः उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी इलाके में 17 साल का नौजवान व्यक्ति था, नाम था मुलायम चंद जैन। तो मुलायम चंद जैन 17 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता है और विरोध में सामने आता है। उसे शूट आउट किया गया, गोली मार दी गई। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। चांदनी चौक में हमारे जैन ओसवाल लोग जो इस संघर्ष में शामिल थे, उनके घरों पर अंग्रेजों की पुलिस आती थी, दबिश देती थी। महिलाओं ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा था। महिलाएं घरों में रहती थी, कीमती ज्वेलरी, बर्तन सब इधर उधर दूर रिश्तेदारों के यहाँ बोरों में बंद करके रख दिए। घरों में बिस्तरे क्या रखे, सूखी पुराल के गद्दे बिछा रखे थे। टूटे फूटे बर्तनों से गुजारा करके कहते कुछ नहीं है घर में, हमारे जेंट्स लोग तो कहाँ हैं हमें नहीं मालूम। इस प्रकार से उन महिलाओं ने काम किए, पुरुष लोगों ने अपने तरीके से काम किए। तो अंग्रेजों के खिलाफ जैनों का भी अपना एक इतिहास है और ऐसे इतिहास को पढ़ के हमें सात्विक गर्व करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जैन समाज की चारों संप्रदायों को जैन शहीदों का कोई स्वतंत्र स्मारक बनाना चाहिए और बड़ा अच्छा और सुंदर बनाएं, और वो जो इतिहास लिखा हुआ है उन सबके नाम अंकित करें। संभव तो उनके फोटो मिलते हों, फोटो लगाएं, ताकि कभी हमारे बच्चे जाएं उनको गर्व तो महसूस हो कि जैनों का भी इसमें क्या योगदान रहा है। भाव कहने का ये है कि भारत की आजादी के आंदोलन में हमारे लोगों का बड़ा योगदान रहा है। 1947 का वक्त आता है, देश आजाद होता है। देश के 2 टुकड़े होते हैं, खुशी और गम का संगम। एक तरफ लोग बड़े पीड़ित हैं, आ रहे हैं, कुछ राष्ट्रवादी लोग देश की आजादी का जश्न भी मना रहे हैं। कभी कभी हमारे को दोनों ही काम करने होते हैं, रोना भी होता है, खुशी भी मजबूरी में मनानी पड़ती है, दोनों काम करने होते हैं। देश आजाद होता है और देश का संविधान बनता है। 1950 में संविधान लागू होता है, संविधान सभा बनती है। संविधान सभा के माध्यम से जो है
संविधान बनना शुरू होता है। और कभी आपको संविधान को जानना हो तो आप 9 एपिसोड देखिए यूट्यूब पर, जिसका नाम हिंदी में टाइप करें संविधान, तो आपको आएगा, मालूम पड़ेगा संविधान की एक एक धारा पर कितना डिस्कशन होता है, बहस होती है, वोटिंग होती है, तब जाके वो रूल रेगुलेशन बनते हैं, काम आगे बढ़ता है और संविधान बना। आज देश आजाद है। आजादी के बाद हमने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने भी हैं। आज आर्थिक तौर पर हम उतने कमजोर नहीं हैं जो कभी हुआ करते थे। भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद हर 10 साल के बाद आंकड़े उठाइए, हम आर्थिक तौर पर धीरे 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 ऊपर बढ़ते गए हैं। और आज हम छोटे मोटे देशों की सहायता कर पाते हैं। विदेशों से हम जल्दी जल्दी कोई चीज़ गिफ्ट में या ज़कात में नहीं लेते हैं, पूरी पेमेंट करके चीज़ों को ले रहे हैं। नए नए काम हमारे यहाँ पे चल रहे हैं और इस सब में टेक्नोलॉजी का, तकनीक का बड़ा भारी योगदान है। भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर टेक्नोलॉजी के द्वारा भी देश को ऊंचाई पर लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। भारत ने खेलों में काम किया है, वो बात अलग है, ओलंपिक में अवार्ड कितने मिलते हैं, लेकिन हमारे हर फील्ड में खिलाड़ी अपने अपने तरीके से सुंदर काम प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोरंजन के जगत के अंदर फिल्मों के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हमारे लोगों ने करके दिखाया है। आज उन्नति के मार्ग पर बढ़ने में आईटी सेक्टर का बड़ा भारी महत्व है। और हमारे यहाँ अक्सर ये बीच बीच में चर्चा आती थी, इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, इंग्लिश गुलामों की भाषा है। हिंदी भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो। इंग्लिश आती थी, उसी का परिणाम है जब हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना करके विदेशों में बेचने लगे और पैसा आने लगा, तो चाइना के मन में ईर्ष्या जगी कि भारत तो सॉफ्टवेयर बेच रहा, हम तो पीछे रह गए। और उन्होंने देखा कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, उन्होंने इंग्लिश सीखी। भारत से लोग टीचर पहुंचे, इंग्लिश सिखा करके बहुत सारे काम हुए। भाव कहने के बहुत सारे हमने काम किए हैं। आज हम सोलर एनर्जी में विश्व के अंदर 5वें स्थान पर हैं। अभी इसमें और बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। आज भी हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में खूब उन्नति करने के बावजूद जातिवाद की बीमारी से हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उठ रहे थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने कड़ी कराई मेहनत को खराब कर दिया। लेकिन आज हम सबको मनों में एक बात रखनी चाहिए कि हम अपनी जाति और गोत्र पर बेशक गर्व करें, लेकिन किसी के साथ, अपने देश के नागरिकों के साथ किसी प्रकार का जाति के नाम पर घृणापूर्ण व्यवहार हमारे को नहीं करना चाहिए। हम कई बार छोटी छोटी संप्रदायों को लेकर इतना उलझ जाते हैं, कई बार विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, उससे देश कमजोर होता है। वो नहीं करना चाहिए। भारत में लाखों प्रयत्न करने के बावजूद भ्रष्टाचार की बीमारी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऊंचे लेवल पर भी है, बीच में भी है, निम्न स्तर पर भी है। जिसको जहां मौका लगता है वो पैसा खाने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आता। राष्ट्रीय भावनाएं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बेरोजगारी का आंकड़ा कभी बढ़ता है, कभी घटता है। हालांकि कौन देश, कौन सरकार चाहती है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़े, लेकिन इसके पीछे कई कारण होते हैं और बेरोजगारी को कंट्रोल करने की सरकारें अपना प्रयत्न करती हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले अपनी भूमिका अदा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अब हम उतने पिछड़े नहीं हैं। शिक्षा का लेवल काफी सुधरा है। चुनौतियां आज भी बहुत सारी हैं। प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से जो शिक्षा है वो बहुत महंगी है। जब विदेशों से तुलना करते तो कहते हैं हाँ भाई यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन विदेश का प्रश्न छोड़िए, हमारे देश में गरीब का बच्चा आज भी हायर एजुकेशन के लिए तरसता है, कर्जे लेता है, परेशानियों को झेलता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और गरीबी पहले से काफी कम हुई है, लेकिन आज भी पूर्णतः गरीबी को हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। ये भी हमारी सरकारों के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने एक चुनौती है। इलाज में, चिकित्सा में हमने बहुत सारी प्रगति करी है,
लेकिन और बहुत सारे काम करने की जरूरत है। गरीब को भी इलाज मिले। भारत सरकार की आयुष्मान योजना अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, और राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा, फर्जी बिल और कंपनियां कमाती हैं, डॉक्टर कमाते हैं, बीच में ना जाने फर्जी मरीज कहां से खड़े कर देते हैं, कहां से फर्जी बिल बनाते हैं। ये सारे काम भी चलते हैं, लेकिन और इसमें काम करने की जरूरत है। आज भी हमारे देश में बहुत से वर्ग के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। ये कोई दया का विषय नहीं है, शर्म का विषय है। समझो कि उतनी मैन पावर डेड हो रही है, बेकार हो रही है, वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे जवान नहीं बन पाएंगे। तो ये भी एक समस्या है, और इस सब समस्याओं का मूल है आबादी का विस्फोट। आबादी वरदान भी है और अभिशाप भी है। जब आबादी बढ़ती है तो मैन पावर बढ़ती है, लेकिन मैन पावर को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, रहने के साधन, सब चीजें मिलती हैं तो वो आबादी वरदान बनती है। और सन 70 से फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चले, और उस समय भी एक बात थी, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी परिवार नियोजन अपने आप आ जाएगा, बर्थ कंट्रोल अपने आप होगा। वो हमने और आपने देखा है, और इस पर बहुत तरह की बहसें हो सकती हैं, लेकिन अब आबादी की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। सन 50 आते आते भारत की आबादी काफ़ी कम होगी, और बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी, जवानों की घटेगी। वो भी अपने आप में एक चुनौती होगी। समय सबका समाधान देता है। अब सवाल एक पैदा होता है, इतने संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद आज़ादी मिल गई, क्या इस आज़ादी को हम कायम रख पाएंगे? रख पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। भारत की 140 करोड़ जनता को, राजनेताओं को, शासन तंत्र को चलाने वालों को, कि हमारा शासन तंत्र धर्म के नाम पर नहीं चले, हमारा शासन तंत्र संविधान के माध्यम से चले। संविधान के किल्ली से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। संविधान में संशोधन होते हैं, किए जाते रहें, किए जाते रहेंगे, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को साथ कोई भी राजनीतिक दल छेड़छाड़ ना करे। हमारा संविधान सुगठित है, अच्छा है। एक लाइन में कह देना आसान है, अजी ब्रिटिश संविधान की नकल है। अब करोगे क्या? क्या बना लोगे नया संविधान? क्या डालोगे उसके अंदर? तो मेरा अभिप्राय कहने के, संविधान की धाराओं से बंध के सारे राजनीतिक दल, हर धर्म, समाज, जाति संविधान की कदर करे और उस पर चलने की कोशिश करे। राजनीति में आप बहुत सारे मुद्दे लाओ, एक दूसरे पर आरोप लगाओ, अगड़े पिछड़ों की बात कर लो, आरक्षण की भी बात कर लो, अमीरी गरीबी की बात करो, सब चलेगा, लेकिन देश जो है धार्मिक आधार पर नहीं चलेगा। जहां धर्म राजनीति में घुस जाए तो वहां संघर्ष परमानेंट रहता है, और वो परमानेंट संघर्ष धीरे धीरे द्वेष को, घृणा को, जहर को फैलाएगा। भारत के संविधान की आत्मा है सर्वधर्म समभाव और माइनॉरिटी को भी सुरक्षा मिले। हम तो जैन लोग अति माइनॉरिटी हैं, हमें भी सुरक्षा मिले। कौन हमारे तीर्थों को तोड़े, नष्ट करे, कब्जे करे? होता है तो वेदना क्या नहीं होती? होती है वेदना। सिखों के एक अमृतसर गुरुद्वारे को डैमेज किया था, परिणाम एक प्रधानमंत्री का बलिदान ले लिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जब जब धर्म पर चोट पड़ेगी या धर्म के आधार पर राजनीति चलेगी, तो ये देश क्या, दुनिया का कोई भी देश खतरनाक स्थिति में आएगा। और पूरे दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब राष्ट्र धर्म के नाम पर चले हैं वो लड़खड़ाए हैं, नष्ट भी हुए हैं, पतन भी हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं, धर्म व्यक्तिगत है और राष्ट्र जो है राष्ट्रीय भावनाओं से चलेगा, कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने का, कहने का अधिकार है,
हम किसी जाति और धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको हम संरक्षण देंगे, ये भावना। और मैं एक स्पष्ट कर दूं, अपराध हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी अपराध करता है उसका स्थान जेल में है, न्यायालय है। ये मॉब लिंचिंग शब्द जो आप लोग सुनते हैं, क्या है कि इसका मतलब पुलिस नपुंसक है, शासन नपुंसक है? कि भाई आप सुनते क्यों नहीं हो? आप सुनिए। आम जनता को गुस्सा निकालने के लिए मॉब लिंचिंग करने का मौका क्यों देते हो? आप पहले सख्त रहो और हर चीज को संभाल करके चलो। तो संविधान को हम हमेशा महत्व दें और धर्म के नाम पर राजनीति कोई भी दल ना करे। कोई भी दल करता है उसको आप वोट मत दो, उसे कंडम करो, और विकास की जो बात करता है, डेवलपमेंट की जो बात करता है, उसको महत्व दो। क्योंकि आज हमारे सामने ये भी चुनौती है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, अखंड रहे, सुरक्षित रहे, हम इतने मजबूत हो जाएं कि हमारे आसपास के जो देश हैं वो हमारे को आंख उठा करके ना देखें। इतनी मजबूती हमारे देश के अंदर आनी चाहिए, और वो मजबूती हर प्रकार की हो। हमारी मिलिट्री मजबूत हो, फाइनेंशियली हम मजबूत हों, आंतरिक हम संगठित रहें, तो कोई बीमारी नहीं होगी। और ये ध्यान रखना, किसी धर्म और जाति के लोगों को कोई भी सरकार समुद्र में नहीं फेंक सकती, बाहर नहीं निकाल सकती। निकालिए, आप देश को तोड़ लेंगे। तो भाव कहने का कि देश को आज़ादी मिली, ये खुशी का विषय है। बलिदान को याद रखें, वर्तमान को संभालने का प्रयत्न करें, भविष्य को मजबूत करें, और बारंबार एक दृष्टि दी जा रही, वो दृष्टि है। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि सन 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। बना या नहीं बना उसका कोई प्रश्न नहीं है। क्या उन 20 सालों में भारत ने तरक्की नहीं करी है। अब मोदी जी आए हैं, कह रहे हैं 2047 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाए। ये कहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। एक लक्ष्य तो बनना चाहिए ना, और लक्ष्य को पूरा ना अकेले मोदी जी करेंगे, ना अकेले बीजेपी करेगी, ना कोई कांग्रेस, ना कोई जनता दल। 140 करोड़ नागरिक ईमानदारी से अपने अपने फील्ड में मजबूती के साथ मेहनत करें तो असंभव कुछ नहीं है। और अब भारत से कुछ देश ईर्ष्या करने लगे हैं। ईर्ष्या किस बात की? कल तक का ये देश जो कटोरा लेके खड़ा रहता था, आज बड़ा मजबूत हो रहा है, स्पेस में काम कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, और दुनिया में इसके लोग फैलते जा रहे हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, अनेक देशों में हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो वो लोग ईर्ष्या करते। जब कोई हमसे ईर्ष्या करे तो हमें खुश होना चाहिए कि इसका मतलब ये है मैं सही दिशा में जा रहा हूं, और ये ईर्ष्या अच्छी है, मुझे इस बात का बतला रही है कि मेरा मार्ग सही है। जब हम आपस में लड़ते हैं वो बड़े खुश होते हैं, अच्छे लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमें एक रहना है, नेक बनना है, भारत को और मजबूत बनाना है, लगातार मेहनत करनी है, प्रोडक्शन बढ़ाने हैं, और इंपोर्ट घटाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। जब इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो आर्थिक विकास तीव्रता के साथ होगा। बातें बहुत सारी हैं, जनरल नॉलेज आपकी भी है, आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज के दिन पर हमें गर्व है, और इस शासन तंत्र को हम इसी प्रकार बना के चलें। आपका समय हो रहा है, 9:45 बज रहे हैं।